हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अनुज सिंह तोमर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सर जी, हमारा चल रहा था कंसोलिडेशन और उसके मैंने सारे कॉन्सेप्ट को 1 घंटे के अंदर मस्त तरीके से विद चार्ट रिवाइज करा दिया था। सारी एडजस्टमेंट, सारे बेसिक पॉइंट और सब कुछ मैंने करा दिया था। तो अगर आपने वो कंसोलिडेशन वाला रिवीजन वाला पार्ट नहीं देखा और अभी भी आपको लगता है कंसोलिडेशन, तो सर जाओ और एक बार जस्ट 1 घंटे दे दो मुझे, आपको कंसोलिडेशन में मजा आ जाएगा। क्लियर? लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दियो, ऊपर आई बटन पे भी जाओगे तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। नाउ मैं आज आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं कंसोलिडेशन के। तो मैंने उठा लिया स्टडी मटेरियल अपने सामने और मैं बिना देरी के साथ में बच्चे स्टडी मैट के जितने भी हमारे इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं उनमें से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे निपटा लेंगे। ऑफ कोर्स मैं प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला। नहीं करने का मतलब सर करोगे ही नहीं, मतलब करूंगा दैट इज अलग से नहीं, यही आपके मॉड्यूल के ऊपर ही सारी चीजें कर दूंगा मैं सॉल्व। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे सारे क्वेश्चन में। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको ट्राई करेंगे, जो अगर लगा एक दो क्वेश्चन ओके ओके तो वो आपको मैं डाल दूंगा होमवर्क। तो बिना देरी के साथ में मैं आपको सारी चीजें शुरू करता हूं। रिवाइज में करा चुका हूं तो मैं होप सो ये उम्मीद करके बैठा हूं सामने कि मेरा बच्चा जो सामने बैठ के मेरी क्लास की देखने वाला है उसने अपने लिए जो भी क्वेश्चंस वगैरह करने थे, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करने थे वो सारे रिवाइज कर चुका है। क्लियर? चलो जी अभी करते हैं और मैं आपको सबसे पहली इलस्ट्रेशन दिखाता हूं। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जांपल्स को नहीं कंसीडर करूंगा, सीधा इलस्ट्रेशन। और पहली इलस्ट्रेशन मेरे बच्चे ध्यान देना। ठीक है, कह रहा है सर जी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपको? कह रहा है सर जी आपको नीचे डेटा दिया है और उन डेटा में आपको हर एक में क्या निकालना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन और एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। जब तक कंपनी अपनी बैलेंस शीट को एच लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट को एस लिमिटेड के साथ कंसोलिडेट करेगी तो उसे क्या क्या दैट टाइम उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना कितना शो करना है और गुडविल कैपिटलिज्म। ये हर बार अलग अलग क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि सर ये आप किसी भी मूवमेंट पे निकालो, चाहे एक्विजिशन डेट पे या कंसोलिडेशन डेट पे, ये हमेशा सेम आएगी। कसम खा लो मेरे साथ में, कॉन्सेप्ट भी यही है। गुडविल या कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता था? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी वो सस्ते में खरीदी या महंगे में खरीदी। तो सर ये ऑलवेज आपका एक ही आएगा, चाहे वो कभी भी निकालो। क्लियर? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बदलेगी पर ये आपका नॉर्मल रहने वाला है। अब केसेस क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 केसेस दिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करना है क्लास में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, किसकी प्रेजेंटेशन क्या रखनी है। अभी मैं आपको बात करूं तो मेन टॉपिक में बात करते हैं। हमारे पास कंपनी है एक ए सब्सिडरी, बी, सी, डी। ठीक है, 90% कंपनी पे होल्डिंग है, तो 10% किसकी हो गई? माइनॉरिटी। यहाँ पर 15% माइनॉरिटी, यहाँ पे 20% माइनॉरिटी और यहाँ पे 0% माइनॉरिटी। तो भैया केस 4 में तो कहानी बेकार की है। 0% मतलब दैट मींस 100% होली ओन सब्सिडरी है, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट 0 आने वाला है, खत्म। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी वो है 1,40,000 की, मतलब जो मैंने पैसा लगाया वो लगाया 1,40,000। मैं पहले केस 1 सॉल्व करता हूं। तो 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो दैट इज, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या बात करूं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए बात करेंगे तो केस ए, जैसे केस 1 के अंदर आप बोलोगे सबसे पहली चीज आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही केस 1, केस 2, केस 3 एक ही लाइन में बना लो। ठीक है, तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,40,000 की, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो कितने की? 1,40,000। अब इसे कंपेयर करो मेरे बच्चे, याद करो, इसे कंपेयर करेंगे नेट एसेट। याद करो नेट एसेट, वर्किंग नोट नंबर 2, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। मेरे केस में क्या है? ए लिमिटेड। मेरे केस में क्या है? ए लिमिटेड। जो भी सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट है, बट ऑफ कोर्स पूरा नहीं, मेरा शेयर, दैट इज होल्डिंग कंपनी का। अब नेट एसेट में दो चीजें आती हैं, एक तो शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। मजे की बात है, आपने इन्वेस्टमेंट जो खरीदी, अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया, बताया क्या? क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ होल्डिंग प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो मान के चल रहा है वो 2 लाख का है। ठीक है, अच्छा डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी है, तो जिस दिन इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, जिस दिन इन्वेस्टमेंट खरीदी थी उस दिन पे मेरे बच्चे कैपिटल 1 लाख की थी और 50,000 की थी। तो सिंपल सी बात है, 1 लाख और 1 लाख का 90% बोले तो 90,000, 90% बोले तो 90,000, ये हो गई कैपिटल, दिस इज शेयर कैपिटल, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ऑफ कोर्स ये जो 50,000 है ये ऑलवेज फ्री होंगे, और इसके बाद के जो भी बढ़े हैं 70, जो भी बढ़े 70 मतलब 20,000, जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो कितने? 20,000, वो आपके क्या हो जाएंगे? पोस्ट, क्योंकि अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन प्री है और उसके बाद का क्या होगा? पोस्ट। तो पोस्ट में मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कोई लेना देना नहीं है, बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि 50,000 प्री है और प्री का 50%, प्री एक्विजिशन का 50,000 का 90% बोले तो 45,000 का प्रॉफिट, मतलब 1,35,000 की चीज। बेटा 1,35,000 की चीज आप खरीद के लाए हो 1,40,000 में। थोड़ा सस्ता खरीदा है? नहीं, थोड़ा महंगा खरीदा है, और वो महंगा जो खरीदा है आपने वो 5,000
5,000 है, दैट मींस पहले केस में गुडविल आ गई कितनी 5,000, पहले केस में गुडविल कितनी आ गई 5,000, मतलब सिंपल केस। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो 1,40,000 की चीज खरीदी, लेकिन हमारे पास 1.5 लाख की नेट एसेट थी। अगर देखा जाए तो 1.5 लाख की नेट एसेट थी, 1.5 लाख का 90% हो गया 1,35,000, तो 1,35,000 थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं दूसरा केस बताऊं 1,04,000 है, इन्वेस्टमेंट कितनी की 1,04,000, अब 1 लाख और 1,30,000 यही होगी ना, इसका कितना 85%, इसका कितना आएगा 85%। कैलकुलेटर यहां है मेरे पास नहीं है, चलो जो भी है 85% होना तो चाहिए मेरे पास, बिना कैलकुलेटर पे काम कैसे चलेगा आपको, ठीक है, कैलकुलेटर तो होना चाहिए मेरे बच्चे। एक सेकंड, अच्छा मैं ये यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ना फोन में कुछ लगा रखा है, तो इधर ले लेता हूँ ना ये। हाँ बताओ, 1,30,000 का, अरे आजा भाई यार, मेरे पास कैलकुलेटर नीचे होगा। हाँ जी, तो देखना 1,00,000, अगर मैं 1,30,000 का, कितने का 1,30,000 का, ठीक है, आपके सामने निकालूं इंटू, इंटू कितना परसेंट है 85%, 85%, परसेंट कहाँ है यहाँ पे, परसेंटेज कहाँ है भाई, ये तो बवाल है ठीक है, 85 डिवाइडेड बाय 100, ये तो बड़ा बेकार सा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, छोड़ो ठीक है। तो जो भी आएगा आप करते रहना, ठीक है, मैं भी कैलकुलेटर अरेंज करूंगा। पहले भी ये वाला नॉर्मल क्वेश्चन हटाता हूँ, ठीक है। तो 1,30,000 का 85% निकालोगे, जो भी आएगा वो आपकी अगर 1,04,000 से ज्यादा है तो दैट मीन्स आपके लिए कैपिटल रिजर्व है, और 1,04,000 से कम है तो आपने ज्यादा पे किया, दैट मीन्स गुडविल आ गई, ठीक है। अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब आप निकालोगे केस नंबर 1 में, तो आप बोलोगे भैया देखो शेयर कैपिटल का हिस्सा विच इज नॉर्मली 1,00,000 का, दोनों ही केस में, चाहे वो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हो, अगर आप ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकाल रहे हो तो आप बोलोगे शेयर कैपिटल का 1,00,000, 1,00,000 का पहले केस का, केस नंबर ए, ठीक है, पहले केस में जो ए सब्सिडरी है उसका 10%, तो 1,00,000 का 10% आ गया 10,000, 10,000, ठीक है। फिर आप बोलोगे प्री, फिर आप बोलोगे प्री एक्विजिशन, अब प्री एक्विजिशन का मतलब कितना है 50,000, तो 50,000 का अगेन 10%, 50,000 का 10%, तो ये भी आ गया कितना 5,000, तो ये आ गया 15,000 आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उस टाइम पे आपका पोस्ट कुछ भी नहीं है। और जब आप बाद में निकालोगे दैट इज 31 दिसंबर को, तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो 15,000 है वो तो है ही, प्लस इसमें पोस्ट और ऐड हो जाएगा, तो पोस्ट कितना है, पोस्ट है 70 नहीं 20,000, 20,000 का 10%, 20,000 का 10% आपका ऐड और हो जाएगा, तो 2,000 और ऐड हो जाएगा, डेट मीन टोटल कितना हो जाएगा 17,000, तो 17,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, खत्म। सर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने यही बोला कि कंसोलिडेशन एट द टाइम ऑफ माइनॉरिटी के टाइम पे कितना होगा 15,000 एक्विजिशन के टाइम पे, और जब कंसोलिडेशन होगा तो उस टाइम कितना होगा 17,000। अब ये मत देखना ये ई क्या है, ये ए बी क्या है, अरे छोड़ो ना यार, आप अपना फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे गुडविल निकालना है, गुडविल वगैरह निकालना है, तो पहले केस में देखो 1,40,000 है, 1,50,000 टोटल आया, टोटल क्या आया, ये आपके शेयर कैपिटल है और ये आपके रिजर्व एंड सरप्लस है, कौन से वाले प्री वाले, ठीक है। तो उसका टोटल का आपने परसेंटेज निकाला, दैट मींस 90%, दैट मींस 90%, तो 1,35, तो 1,35 की चीज 1,40 में खरीद के ला रहे हो, सर ये सस्ता है महंगा, महंगा, दैट मींस क्या आ गई गुडविल, क्या आ गई गुडविल। अगर मैं वही 1,30,000 का 85% करूं तो 1,10,500, जो मैं कैलकुलेटर ढूंढ रहा था वही है। तो बताओ ये 1,10,000, 1,04,000 पे कितना करा 1,04,000, ज्यादा पे किया है कम पे किया, कम पे किया, तो कम पे किया तो आपकी क्या आ गई कैपिटल रिजर्व। तो सिंपल सी बात है, आपको सिंपल आप ये देखो कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें से माइनस करो आपने नेट एसेट, अगर नेट एसेट ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व है, नेट एसेट कम की वैल्यू है, ज्यादा पे किया तो आपका कैपिटल गुडविल आ जाएगा, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपको पहले शेयर कैपिटल का हिस्सा करना है और फिर प्री हो या पोस्ट हो दोनों प्रॉफिट उठा के ऐड कर दो। ऑफ कोर्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन खड़े तो आपके पास प्री होगा, और जब आप बैलेंस शीट डेट पे जाओगे तो प्री भी होगा और पोस्ट भी होगा, ठीक है, डन, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें आप केसेस निपटाते जाओगे, बात खत्म। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है XYZ लिमिटेड है, इन्होंने 80% शेयर खरीदे, कितने परसेंट शेयर खरीदे 80% खरीदे एबीसी के 1 जनवरी 2001, डेट याद रखना, ओपनिंग में, ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट खरीदी है कितने की 1,40,000, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, की जो उन्होंने पैसा लगाया वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे आगे चलते हैं, कह रहा है इशूड कैपिटल एबीसी लिमिटेड, बोले तो सब्सिडरी कंपनी, 80% शेयर खरीद लिए भाई साहब, मैं होल्डिंग बन गया और मेरी सब्सिडरी कंपनी की 1 अप्रैल को, मतलब 1 जनवरी को जिस दिन हमने खरीदा उसी दिन कैपिटल दिए कितने की 1,00,000, और उसी दिन आपका ओपीएनएल बैलेंस दिया 60,000, तो मेरे लिए यही प्री हो गया बेटा, यही प्री हो गया। इसके बाद 1 रुपए भी मैं कमाऊंगा, वो सारा क्या है पोस्ट। तो अगर मैं एओपी की बात करूं तो एओपी में 2 प्रॉफिट होते हैं, एक प्री, तो प्री तो क्वेश्चन ने दे दिया कितना 60,000, अब कह रहा उसके बाद हमने पूरे साल में कमाया 20,000, तो पोस्ट कितना हो गया 20,
पोस्ट कितना हो गया 20, बात खत्म। अब पॉइंट इस आगे देखो, कह रहा अगर आपने डिविडेंड दिया, उसमें से आपने 15,000 का डिविडेंड दे दिया, आपने जो पोस्ट है उसमें से माइनस कर दो डिविडेंड, माइनस कर दो डिविडेंड 15, तो अल्टीमेट जो बटेगा वो कितना बचेगा 60,000 और 15,000, 60,000 और 5,000, 60,000 और 5,000, क्योंकि 60,000 आपका प्री है और 20,000 जो कमाया उसमें से 15 का डिविडेंड दे दिया। अब वो मांग क्या रहा है, कह रहा है सर जी डिविडेंड की एंट्री कौन कैसे रिकॉर्ड होगी, किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ XYZ, XYZ बोले तो होल्डिंग कंपनी। अब पहली बात, होल्डिंग कंपनी को क्या पूरा डिविडेंड जो सब्सिडरी कंपनी पे कर रही है वो रिसीव होगा क्या, आंसर इज यस। पूरा नहीं होगा, बताओ कितना रिसीव होगा, तो वो कहेंगे जो रिसीव होगा वो 15,000, अगर पूरा डिविडेंड है तो 15,000 का 80% बोले तो 80% बोले तो 12,000 रिसीव होगा। ओके पक्का। अब रिसीव होगा तो वो कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और ध्यान से देखना सर ये 12,000 अगर होल्डिंग कंपनी बात करें तो होल्डिंग कंपनी के लिए प्री है पोस्ट है, ऑफ कोर्स पोस्ट है मेरे बच्चे, क्योंकि आपको ये डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो कमाने के बाद दिया जा रहा है, मतलब जिस दिन आपने लगाया उसके बाद प्रॉफिट कमाया उसमें से दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये इस साल का 2001 का डिविडेंड है और 2001 में आप मालिक थे, तो आपके एक्विजिशन करने के बाद पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मिल रहा है, दैट मींस आपकी कमाई है, तो आप डालोगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 12,000 और 12,000। ऑफ कोर्स आप अपने होल्डिंग कंपनी अपने एच लिमिटेड रिजर्व एंड सरप्लस में क्या कर देगी 12,000 ऐड कर देगी कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। लो जी ये एंट्री है 12,000 और 12,000। आगे क्या पूछा उसने, कह रहा सर जी अभी खत्म नहीं हुआ, कह रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो 1 जनवरी 2001 को, तो 1 जनवरी 2000 को सीधा सीधा ओपनिंग में पूछा है। अगर ओपनिंग में बोलूं तो 1 लाख की कैपिटल और 60,000 की रिजर्व, तो 1,60,000 सीधा सीधा 1,60,000 का 20% बोले तो 32,000 का क्या आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। भाई इसमें ये हिस्सा मेरा नहीं है, 1 लाख का 20% 20,000 और 60,000 का 20% दैट इज 12,000, 12 और 20 कितना हो गया 32,000 का। दिस इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और जब आप बात करोगे कि आपने बोला 31 दिसंबर को भी निकालो, मतलब दैट इज ईयर एंड होने के बाद, तो आप कहोगे शेयर कैपिटल में 20,000 तो है ही, ठीक है, प्लस प्री आपका ऑलरेडी 12,000 तो है ही, और आपका पोस्ट और ऐड हो जाएगा। लेकिन पोस्ट में कितना होगा, आप बोलोगे 5,000 का, जो बचा कितना 5,000, क्योंकि 20 में से 15 तो गया, तो 5,000 का 20% और हो जाएगा, दैट मींस 1,000, तो आपके लिए हो जाएगा 33,000 का आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। पहले आपका कहां गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला उन्होंने 22, 32,000 और 33,000। ठीक है, तो पहले साल 32,000 आया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और फिर 1,000 का और ऐड हो गया, तो वो आ गया आपका 33,000। ठीक है, और क्या मांगा उसने, कह रहा सर जी ऑल्सो ये बताओ गुडविल और कैपिटल रिजर्व है। तो सीधी सी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, बताओ कितने की 1,40,000 की, और 1,40,000 में 1,60,000 की 80% खरीदा, 1,60,000 का 80%, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो 1,00,000 का 80% 80,000 की तो कैपिटल हो गई, 80,000 की क्या होगी कैपिटल। अगर मैं डायरेक्टली ना करूं तो 80,000 की कैपिटल हो गई, 1,00,000 की कैपिटल का 80% मेरा हिस्सा, नेट एसेट यही तो आएगी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा वाला प्री, तो प्री है 60,000, उसके बाद तो सारा पोस्ट है, तो 60,000 का कितना 80% 48,000, दैट मींस कितना हो गया 1,28,000। 1,28,000 की चीज आप खरीद के ला रहे हो 1,40,000 में, सस्ता या महंगा, महंगा सर जी। ऑफ कोर्स आपने 12,000 ज्यादा पे किया है, दैट मींस वो 12,000 आपकी क्या हो गई गुडविल, वो आपकी क्या हो गई गुडविल। खत्म। प्रेजेंटेशन मैटर नहीं कर रहा कि आपने इंस्टीट्यूट का फॉलो करना है या मेरा आराम से, आप आराम से प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओ जो मैंने आपको सिखाए हैं। ये इस क्वेश्चन के वर्किंग नहीं होंगे, मेन आंसर्स होंगे। कैलकुलेशन ऑफ पहले निकाल दो भैया, एंट्री मार दो, फिर निकाल दो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बना दो, और फिर कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को 2 पार्ट में निकाल दो, पहले ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और फिर ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। डन। आ जाओ जी अगला रजिस्ट्रेशन पे आओ। अब आ जाओ, कह रहा है एक्स लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने 70% शेयर खरीदे किसके, जेड लिमिटेड के। ओके जी ओके, कब खरीदे 31 मार्च 2001 को, और उसकी लागत कितनी है 70 लाख रुपए का खरीदा। ओके जी ओके, इंफॉर्मेशन जिस दिन खरीदा उसी दिन की दी हुई है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। तो जिस दिन एक्विजिशन डेट है उसी दिन की दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है सर जी हमारे पास पीपी है, बोले तो नॉन करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है, लोन्स एंड एडवांस है, तो ये हो गई एसेट साइड, ये हो गई एसेट साइड। अगर मैं टोटल लगाऊं तो ये किसकी है, जेड लिमिटेड की, मतलब सब्सिडरी कंपनी की है, ये सब्सिडरी कंपनी की डिटेल है। तो बताओ कितना हो गया, 1,20 और 1,90, 1,90 और 2,45, 2,45 और 2,45 कि नहीं, सॉरी दोबारा करता हूं, 1,20, 1,90, 1,90 और 2,45 और 2,60, ठीक है 260, और डिवेंचर और करंट लायबिलिटी को मिलाओ तो भी आ रहा है 1,60, मतलब 100 की कुछ गड़बड़ है, 100 की कुछ गड़बड़ है। ऑफ कोर्स आप क्या मानोगे, आप कहोगे सर एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस होगा, ये एसेट्स हैं और ये आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो माइनस होगा, तो जो बचेगा डिफरेंस जो बचेगा दिस इज शेयर होल्डर फंड, कितना 100 लाख। मतलब अगर सब्सिडरी कंपनी की
नेट एसेट देखे जाए तो 100 लाख है। बट अभी आगे चलते हैं, कह रहा है फॉलोइंग रिवैल्यूएशन एग्रीड हुआ है, ठीक है, दैट इज शेयर होल्डर फंड। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैंने एसेट माइनस लायबिलिटी से भी काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है हमने रिवैल्यूएशन कर दिया, तो रिवैल्यूएशन पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है जो अभी ऊपर इंक्लूड नहीं है, पहला क्या रिवैल्यूएशन किया है हमने, अपनी प्लांट एंड मशीनरी को 20% से बढ़ा दिया, तो 120 का जो 20% बढ़ेगा तो 44 लाख, कितना 44 लाख, 12 सॉरी 44 कह रहा हूं, 12 24 लाख से इंक्रीज होने वाली है आपकी क्या, करंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इन्वेस्टमेंट 10% से डाउन होगी, मतलब 5.5 लाख से क्या होने वाली है, डाउन। तो एक तरफ फायदा होने वाला है और एक तरफ नुकसान होने वाला है, ठीक है। अभी आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या मांग रहा है। कह रहा है जेड लिमिटेड ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, कितना 20% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 2001 को। ये नहीं पता हमें कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑफकोर्स मैं ये अभी निकाल नहीं सकता। कह रहा है एक्स लिमिटेड ने जो परचेज करे थे शेयर, वो करे थे 20 रुपए पर शेयर पे। जी हाँ मेरे बच्चे, यहां से मैं निकाल सकता हूं। एक बात बताओ, जो एक्स लिमिटेड ने शेयर खरीदे थे वो 20 रुपए में खरीदे थे और उनकी वैल्यू कितनी है, 70 लाख। तो बता सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे, तो नंबर ऑफ शेयर जो उन्होंने खरीदे, नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, वो हो गया मतलब एक्स लिमिटेड हो गया कितना, ₹70 लाख डिवाइडेड बाय 20। एक शेयर 20 रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर आ गए 3.5 लाख, 3.5 लाख। और अगर ये 3.5 लाख 70% शेयर है, तो अगर मैं बोलूं 70% शेयर है, तो कंपनी के, अगर मैं जेड लिमिटेड के टोटल शेयर पूछूं, जेड लिमिटेड के टोटल शेयर पूछूं, तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 70%, डिवाइडेड बाय 70% बोले तो 5 लाख शेयर। और एक अगर मैं डिविडेंड निकालूं, इसी पे मैं क्या निकालूं, डिविडेंड, तो आप बोलोगे डिविडेंड कितना होगा, 5 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की फेस वैल्यू 10 और उस पर डिविडेंड दे रहे हैं 20%, तो 50 लाख का 20% बोले तो 10 लाख, 50 लाख का 20% बोले तो 10 लाख का मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, डिविडेंड। 10 लाख का क्या आ गया, डिविडेंड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, दैट मींस 3.5 का डिवाइडेड बाय 70%, उसका 5 लाख आया, 5 लाख इंटू 10 आ गया 20%, 50 लाख का 20% कितना आ गया, 10 लाख। ओके डन। नाउ अब करना क्या है सर जी, ये बताओ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल दो, बस एक सिंपल क्वेश्चन। अब मैं बोलूं अगर गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है, तो मुझे बताओ, इसके लिए बनाऊंगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आराम से देखना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल शॉर्ट में काम करेंगे। सबसे पहले मुझे लिखना है यहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिए 70 लाख, ठीक है, बट पॉइंट इज डिविडेंड है, इस 10 लाख के डिविडेंड का ऑफकोर्स 70% डिविडेंड, 70% डिविडेंड बोले तो 7 लाख का डिविडेंड किसको रिसीव होगा, एक्स लिमिटेड को, बोले तो होल्डिंग कंपनी को। बोलो हाँ है ना। अब चेक करो क्या ये डिविडेंड, सर जो ये डिविडेंड आ रहा है, क्या ये डिविडेंड आपका प्री है या पोस्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ये जो डिविडेंड दिया है, ये दिया है 31 मार्च 2001 को दिया है, और हमने 31 मार्च 2001 को ही इन्वेस्ट लगाया है। तो इसका मतलब अगर ये 31 मार्च 2001 को डिविडेंड दिया जा रहा है, अगर डिविडेंड दिया जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये आगे का थोड़ी ना होगा, ये पीछे पीरियड का होगा। जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा उसी दिन के वैल्यू पे आप डिविडेंड दे रहे हो, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये डिविडेंड प्रीवियस का होगा, मतलब दैट इज ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। ओ तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल नहीं होगा, ये आपकी कमाई नहीं है, ये आपने किसी से खरीद लिया है, या आपने किसी से झपट्टा मार लिया है कि भैया तेरा डिविडेंड ला मुझे दे दे, मैं तेरे शेयर ले ले रहा हूं, क्लियर है। तो डेफिनेटली उसने आपसे पैसा ज्यादा चार्ज किया होगा, दैट मींस आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, दैट मींस आपको सबसे पहले यहां से माइनस करना पड़ेगा क्या, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और वो आपका है 7 लाख। तो आपकी जो करेक्ट वैल्यू आएगी इन्वेस्टमेंट की, वो आएगी 63 लाख। दिस इज योर करेक्ट ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आएगी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की आपकी, ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल, क्लियर। अब इसको कंपेयर करना है, अब इसको कंपेयर करना है नेट एसेट्स, इसको कंपेयर करना है नेट एसेट ऑफ जेड लिमिटेड। अब पॉइंट ये है कि नेट एसेट के लिए या तो आप रिजर्व एंड सरप्लस बनाना शुरू करो, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सर कैपिटल तो दी हुई है, रिजर्व निकाल लेंगे, कहां से निकालेंगे रिजर्व, कहां से निकालेंगे रिजर्व, नहीं सर मेरे को लफड़ा पढ़ना ही नहीं है रिजर्व के। ऑफ कोर्स निकल सकता है रिजर्व, रिजर्व में रिवॉल्यूशन ऐड करके भी मैं काम कर सकता हूं, पर मैं कह रहा हूं सीधा रिजर्व में भी आप काम कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूं पहले नॉर्मल कर लो ना, एसेट लायबिलिटी दिखा दूंगा मैं, रिजर्व से भी आप कर दोगे, आंसर सेम आ जाएगा। बट अभी बताओ अगर मैं लूं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो नई वैल्यू रिवैल्यू हो गई वो 120 थी और 24 लाख और बढ़ गई, तो ये हो गई 144। ओके, फिर आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हमारे पास थी, ये सब्सिडरी कंपनी की है, 55 इसमें से 5.5 कम हो गई, तो इसका मतलब जो बची होगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो बची होगी 49.5। उसके बाद आपकी करंट एसेट्स में ऐड कर दो, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू पे करंट एसेट आपकी 70 आ गई,
ठीक है, लोन्स एंड एडवांस आपके 15 आ गए। करंट लाइबिलिटी और डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी और डिबेंचर अगर माइनस करो, डिबेंचर और करंट लाइबिलिटी, तो ये 90 और 50, जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, दिस इज नेट एसेट, पूरा पूरा नेट एसेट, उसका 70% निकाल दोगे। अगर वो 70% आपने ज्यादा दिया है, मतलब ज्यादा है, तो आपके लिए कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, और कम है तो गुडविल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करा, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उन्होंने 144 लिखा, ये आ गया 49 पॉइंट, करंट एसेट 70 और ये लोन्स एडवांस 15, तो टोटल मिला के हो गया 278। उसमें से ये दोनों माइनस किया आपने 140, तो 138, मतलब ये आपका रहा है 138। अब 138 का 70%, तो ये आ गया 96, ये 138 आया, और इसका 70% आ गया 96.95। अब ऑफकोर्स आपने 96.95 ज्यादा दिया है, ज्यादा दिया है, कितना ज्यादा दिया है, मेरे हिसाब से ऑलरेडी 33.95 आपने ज्यादा दिया है, मतलब सॉरी कम दिया है, तो ये आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। आंसर आ चुका है बेटा, अगर आप देखो तो 33.95, दिस इज अ कैपिटल रिजर्व। मेरे बच्चे कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप इंस्टीट्यूट की भी स्टडी मैट को उठा के देखो तो बहुत ईजी टर्म में मैं समझा रहा हूँ। क्लियर है? आपने जैसा मेरे साथ गुडविल कैपिटल रिजर्व के सारे क्वेश्चन देखे, द मोस्ट सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, और कंसोलिडेशन से पूरा डर निकाल दूंगा। क्लियर? आ जाओ जी, अगला इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहा है ए लिमिटेड ने एक्वायर करा है 70% इक्विटी शेयर बी लिमिटेड के। बेटा कितने परसेंट? 70% इक्विटी शेयर बी लिमिटेड के। कब? 1/4/2001 को, जबकि कॉस्ट उस दिन कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख रुपए। मतलब उस दिन इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 10 लाख, और उस दिन बी लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल थी 10 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस कितने थे? 80,000। तो भैया वही कहानी खत्म हो गई। दैट इज नेट एसेट बोलू तो 10 लाख, अगर कुछ ना आगे बढ़े तो 10 लाख का 70% बोले तो 7 लाख, ठीक है, और 80,000 ये शेयर कैपिटल हो गया, और ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया कितना? 80,000। 80,000 का 70%, 80,000 का 70%, 8 7 जा 56, 7,56,000। तो टोटल आ गया 7,56,000 की चीज आप 10 लाख में खरीद के लाए हो। तो गुडविल की अगर मैं बात करूं तो गुडविल आ गई आपकी 2,44,000 की। गुडविल आ गई 2,44,000 की गुडविल, कि आपने 2,44,000 ज्यादा पे किया नॉर्मली। आगे चलते हैं अभी। कह रहा अगले 4 सालों में बी लिमिटेड को बहुत बुरी तरीके से लॉसेज हुए, 2.5 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 1,20,000। ठीक है, तो ये सारे कौन से लॉस हैं? पोस्ट एक्विजिशन। ये सारे कौन से? पोस्ट एक्विजिशन। कह रहा है सर फिर 2005 के बाद बी लिमिटेड को एक टर्नओवर में चेंज आया, और उनको फिर प्रॉफिट हुआ है कितना? 50,000। फिर नेक्स्ट 2 ईयर में फिर उनको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, 1.5 लाख। कह रहा सर जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो एट द एंड ऑफ ईच पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप अगर अलग अलग भी निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक केस में आपका कितना आएगा? 2,44,000, चाहे आप किसी में, क्योंकि उसे पोस्ट से लेना देना ही नहीं है, उसे पोस्ट प्रॉफिट से लेना देना ही नहीं है। तो जो भी चेंज आएगा वो किस में आएगा? माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या होगा मेरे बच्चे? ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल आपका वही का वही रहने वाला है, 10 लाख का 30%, 3 लाख। ठीक है सर जी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कोई चेंज नहीं आने वाला, 80,000 का 30%, 80,000 का 30%, कितना हो गया? 8 3 24, 24,000। ठीक है, अब बस आप करना क्या है, इसमें पोस्ट ऐड करते जाओ, पोस्ट एक्विजिशन। तो पोस्ट एक्विजिशन में क्या होगा? जैसे मान लो पहला साल है, पहले साल 2.5 लाख, 2.5 लाख का लॉस, तो 2.5 लाख का 30%, 2.5 लाख का 30% बोले तो 75,000 आप क्या कर दोगे? यहां से माइनस 75 माइनस कर दोगे, तो आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कम हो जाएगी, और बाकी जो 70% बढ़ा वो कंपनी कंसोलिडेशन में डालेगी, दैट इज अपने रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब उसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। याद है ना, पोस्ट है तो पोस्ट कंपनी का एच लिमिटेड का कमाया हुआ प्रॉफिट है, तो उसमें माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी शेयर, और जो कमाया हुआ है एच लिमिटेड का वो आपका जाएगा कहां पर? दैट इज कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। तो कहानी समझो, अगर आप पूरा काम करो, ठीक है, तो आपकी जो यहां में मैं पूरा कराऊं तो आपका, अरे बाप रे बाप, इन्होंने कितना सारा काम किया। अगर मैं बात करूं तो आपका जो ये आने वाला है, ये फाइनली कितना आने वाला है? 2,44,000। प्रेजेंटेशन छोड़ो सर जी, मैं नहीं समझाने वाला इतनी सारी प्रेजेंटेशन, इतना लफड़े में पढ़ो ही मत, इंस्टीट्यूट बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा है। मैंने तो आपको बहुत इजी टर्म में कंसोलिडेशन समझा दिया है। ठीक है, तो दैट मींस ये आ गया 2,44,000, वर्किंग नोट 1 बनाओ और काम खत्म, पहला ही काम करके खत्म कर दो। फिर माइनॉरिटी जब आप करोगे ना, तो माइनॉरिटी हर मूवमेंट पे आपका चेंज होगा। देखो माइनॉरिटी आपके पहले इनिशियली एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? 324। फिर उसके बाद आप क्या करते जाओगे, जब भी आप आगे करोगे तो यहां पे इन्होंने करा हुआ, देखो यहां पे 324 है, 324 में ये 75,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2,79,000। ठीक है, फिर अगले साल का माइनस करते जाओगे, हर बार माइनस करते जाओगे, दैट्स इट। 4 लाख का 1,20 माइनस किया, 129 आ गया, फिर 5 लाख का ये आ गया, फिर प्रॉफिट आने लगा, जो भी आता जाएगा उसी में माइनस करते जाओगे, और आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट बदलती जाएगी। तो पोस्ट एक्विजिशन जितना जितना होगा वो माइनस होता जाएगा। हर साल पोस्ट एक्विजिशन में जितना भी प्रॉफिट ऐड होगा वो ऐड कर देंगे, जो लॉस हो रहा होगा वो माइनस कर देंगे। ठीक है, खत्म, इलस्ट्रेशन 4 भी खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको डाउट आएगा आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्लास में करा दिया था। फिर उसके बाद ये है अगेन, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 की तरह है, सिंपल।
ठीक है, सेम एज इलस्ट्रेशन 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 देख लो एक बार क्या है। 7 क्वेश्चन में कह रहा है एच लिमिटेड एक्वायर्ड है, 3000 शेयर है, इन्होंने 4,80,000 में खरीदे हैं 31 जुलाई 2001 को। ठीक है, 31 जुलाई 2001 को हमने शेयर खरीदे हैं। कैपिटल जो है क्वेश्चन में कह रहा है एस लिमिटेड की, वो कंसिस्ट कर रहा है 5000 शेयर है 100 रुपए की, मतलब 5000 में से 3000 देखा जाए तो 3000 डिवाइडेड बाय 5000, तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी कितना 3 डिवाइडेड बाय 5 80%, कितना 80%, नहीं 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 60%, 60% शेयर आपने क्या करें एक्वायर कर रखे हैं। तो 60% होल्डिंग का शेयर है और बाकी 40% माइनॉरिटी है। आगे चलो, पीएनएल का बैलेंस जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 2001 का जो ओपनिंग दिखा रहा है वो 1/25 दिखा रहा है। दैट मींस अब आपको एओपी बनाना पड़ेगा। तो जब आप एओपी बनाओगे तो आप दो हिस्सों में पार्ट करोगे, एक प्री और एक पोस्ट। तो प्री में 1,25,000, याद है मैंने बोला था ओपनिंग तो ऑलवेज प्री में जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद जो आपने कमाया वो 3 लाख कमाया, तो 3 लाख का अगर देखो तो 1,75,000 आया। कितना है 1,75,000, और 1,75,000 को जब आप डिवाइड करोगे तो आप उसे डिवाइड करोगे 1,75,000 में 3 महीने का, मतलब 1,75,000 में 3 महीने का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे प्री, और बाकी के 9 महीने का क्या हो जाएगा पोस्ट। क्योंकि कब खरीदा हमने, सॉरी 2001 का ओपनिंग में, अच्छा कैलेंडर ईयर है बेटा, कैलेंडर नहीं कैलेंडर ईयर, हाँ लिखा है कैलेंडर ईयर। तो 6 महीने का प्री हो जाएगा और 6 महीने का पोस्ट, आधा प्री और आधा पोस्ट। 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई बोले तो 6 महीने हो गए ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, सॉरी 7 महीने का मेरे बच्चे, 7 महीने का प्री और 5 महीने का पोस्ट। ठीक है, 7 महीने का प्री ये हो जाएगा 7 मंथ्स का प्री, है ना, और 5 मंथ्स का पोस्ट। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा। और फिर कह रहा है हमने डिविडेंड दे दिया, ऑफकोर्स 5,000 का 5 लाख, 5 लाख का 40% कितना हो गया 2 लाख, 2 लाख का हमने डिविडेंड दे दिया। अब ऑफकोर्स क्वेश्चन ने ये नहीं बताया ये डिविडेंड कैसे दिया गया है, तो एट द एंड ऑफ ईयर डिविडेंड दिया गया है। ऑफकोर्स अगर एट द एंड ऑफ द ईयर दिया गया तो मैं मानूंगा पूरे साल का होगा, इसका भी आधा आधा हो जाएगा, आधा प्री में से माइनस और आधा पोस्ट में से माइनस। ठीक है, और वो कह रहा है आप एच लिमिटेड की बुक्स में एंट्री बताओ। तो एच लिमिटेड की बुक्स में अगर डिविडेंड रिलेटेड एंट्री मारूं तो वो तो सिंपल हो जाएगी, क्या बैंक अकाउंट डेबिट, ऑफ कोर्स 5 लाख का 40% हो गया 2 लाख, 2 लाख का 60% बोले तो 1,20,000, कितना हो गया 1,20,000 यहाँ पे बैंक डेबिट होगा, और उस 1,20,000 का आधा आधा कर दोगे आप। दैट मीन्स जो आधा है वो मानोगे पोस्ट है, क्लियर है, जुलाई के बाद वाला, तो वो तो जाएगा दैट इज कहां पे पोस्ट ऑफ एक्विजिशन में, नहीं आधा भी नहीं यार, यहाँ पे भी 7-5 महीने का करना पड़ेगा ना। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा 50,000, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में जाएगा टू इन्वेस्टमेंट में 70,000। तो 7 महीने का आपकी इन्वेस्टमेंट में से हट जाएगा और 5 महीने का आपके पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री बननी चाहिए, ठीक है, ये एंट्री बननी चाहिए। बट इनका आंसर ना थोड़ा देखना कम, ठीक है, क्योंकि ये लोग ना कुछ रेशियो वगैरह में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो ये वाली एंट्री आपने बना दी, क्या बैंक अकाउंट डेबिट, जिसमें से 70,000 आपने यहाँ पे कर दी 50,000। एक अल्टरनेट ऑप्शन भी देते हैं ये, ठीक है, तो ये देख लेना, आपको करना हो तो करो, मैं तो कहूंगा ये वाला ऑप्शन करेंगे जो मैंने सिखाया। ठीक है, टाइम बेसिस पे डिवाइड कर दो, बात खत्म। 70,000 मतलब 1,20,000 में से 7 महीने का प्री और 5 महीने का पोस्ट, तो एंट्री खत्म। इससे ज्यादा क्वेश्चन ने कुछ मांगा नहीं आपसे, तो मैं करूंगा भी नहीं। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्या क्या दी है, ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, प्रेफरेंस दी है, जर्नलिज्म है, पीएनएल है, ट्रेड पेबल है, डिविडेंड पेबल है। तो ये तो हो गई लाइबिलिटी साइड पूरी की पूरी, है ना। फिर गुडविल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड कैश एंड बैंक, ये आपकी एसेट साइड है। तो पहले आप ये चेक कर लेना कि क्या आपकी लाइबिलिटी और एसेट मैच कर रही है नहीं कर रही है। वैसे मैंने इस क्वेश्चन में करा हुआ है, ये मैच कर रही है। ठीक है, हमने क्लास में करा हुआ है, ये मैच कर रही है। नाउ ए लिमिटेड ने 3/4 बोले तो कहना कह सकता हूँ 3/4 बोले तो 75% शेयर होल्डिंग ले ली है बी लिमिटेड में, वो भी साल के शुरू में। ठीक है, और वो भी कितने में खरीदी, 25% प्रीमियम बोले तो 10 रुपए का अगर शेयर मान के चल रहे हो, अगर आप 10 रुपए का भी शेयर मान के चल रहे हो तो शेयर हमने लिया है 12 रुपए 50 पैसे में। तो टेक का कोई बात नहीं। तो मतलब 5 लाख का अगर वैल्यू निकालनी हो, कॉस्ट निकालनी हो तो निकल गई। बताओ कॉस्ट कैसे निकलेगी, 5,000 वैसे 1000 भी है, पर मैं कह रहा हूं 5,000 का अगर मैं कहूं इंटू 3/4 तो इसका मतलब मैंने खरीदा होगा 3750, ये हो गई फेस वैल्यू। और इसमें 25% और ऐड कर दो, 25% ऐड कर दो, तो ये आ जाएगी कॉस्ट, ये आ जाएगी कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहां निकालूं तो कहीं निकाला होगा इन्होंने, ठीक है, जैसे मैं निकालूं यहां पे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो 50 लाख, 50 लाख का 75% बोले तो 3/4, तो ये आ गई फेस वैल्यू, और उसमें 125 बोल दिया, दैट मीन्स 25% ऐड कर दिया, तो ये आ गई 37 लाख का। अगर 25% ऐड कर दोगे तो ये आ गई 46,87,500। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये 50 लाख कैसा है भाई, 5,000 इंटू 1000, ठीक है, तो 50 लाख हो गया, तो 50 लाख का 3/4 37,50,000, उसका 25% प्रीमियम ऐड कर दो तो आपके आगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आगे बढ़ो, कह रहा है फर्दर, कह रहा है पीएनएल अकाउंट में आपको ये नजर आ रहा है कि बिल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा देखो, आपने साल के शुरू में खरीदा और आपको ये बैलेंस शीट जो दी होंगे, ये फिगर दी होंगे, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ये फिगर आपको क्लोजिंग में दी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में बी लिमिटेड में इंक्लूड है 1000 ब्रॉड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो जितना भी है यहाँ पे पीएनएल में जो दिया हुआ है, पीएनएल में कितना बैलेंस दिया है, ठीक है, ये है 1790। इसका मतलब ये इसमें से 1000 तो आपका पहले से था, तो प्री कितना हो गया 1000, प्री कितना हो गया 1000, और जो बाकी कमाया है पोस्ट वो कितना है 790, है ना, ठीक है। अगर आपके पास इसके अलावा रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो रिजर्व सारा ही आप ओपनिंग मानोगे, मतलब अगर रिजर्व के बारे में मान लो ये 800 के बारे में क्वेश्चन ने नहीं बताया तो 800 आप पूरा ही क्या मानोगे, प्री, दैट इज आपका ओपनिंग में आपने इस साल कुछ भी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया। वैसे उसने बोला है जनरल रिजर्व भी हमने पिछले साल से उठाया हुआ है, तो पिछले साल मतलब प्री हो गया मेरे लिए, ठीक है। कह रहा डायरेक्टर कंपनी ने डिक्लेयर करा है, डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, दोनों सालों का उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि भैया हमें 10% पिछले साल का भी देना है और 10% करंट ईयर का भी देना है, ठीक है। आपको कह रहा है सर जी प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालो, माइनॉरिटी निकालो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो देखो 1000 और 1800 अगर आप लोगे तो आपका ये हो गया 18 लाख का, यहाँ पर आ गया 18 लाख का, ये आ गया ना 18 लाख का, ये आ गया प्री, और 790 इंटू 7,90,000 का पोस्ट आ गया। अब डिविडेंड दे दो, डिविडेंड कहां से दोगे आप, ऑफ कोर्स आपको ओपनिंग से भी देना पड़ेगा और क्लोजिंग से, करंट ईयर, है ना। तो जो आप पिछले साल का दोगे तो वो आपका हो जाएगा कितना, ठीक है। अच्छा इन्होंने सीधा इसमें वो निकाल दिया, डिविडेंड का भी काम नहीं किया, ठीक है, इन्होंने इसका इंटरेस्ट निकाल दिया, डिविडेंड वगैरह अलग से करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपकी जो भी कैपिटल बन रही है, ठीक है, जो भी आपकी 5 लाख की कैपिटल है उसका 75%, उसका 75% आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, कैपिटल का 75% ये आ गया 37,50,000, और जो बाकी बचा 12,50,000 वो आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, ठीक है। प्री एक्विजिशन बिल्ड अप शेयर कैपिटल भी ऑफकोर्स माइनॉरिटी का पार्ट बनेगा क्योंकि इसमें मेरा कोई भी शेयर नहीं है, ठीक है। प्लस पीएनएल का जो आपका आया 17,90,000, ये कौन सा है, प्री, ठीक है, ये कौन सा है, प्री। अब ये 17, ये क्या करते हैं, ये एक साथ कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको दो बहुत बातें बोलूंगा कि आप इसका और इसका मतलब अगर 18 लाख और 7,90,000 टोटली कर दो तो भी आपका इन दोनों का कितना 1/4 ये आएगा माइनॉरिटी में, तो माइनॉरिटी में तो सीधा आ जाएगा, ठीक है, माइनॉरिटी में सीधा आ जाएगा। आप ऐड करना तो बात आ जाएगी, मतलब प्री और पोस्ट दोनों ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज जब आप यहाँ से डिविडेंड की बात करोगे, ठीक है, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात होगी, यहाँ पे इस 18 लाख का, किसका 18 लाख का, 18 लाख का आपका 1/4 हो जाएगा, 18 लाख का 1/4, 18 लाख का 1/4, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपको बस एक चीज और करनी पड़ेगी, डिविडेंड का ट्रीटमेंट, डिविडेंड वगैरह दे चुके हैं तो आपको अब दिमाग लगाना नहीं है, क्वेश्चन ने बोला डिविडेंड वगैरह जो भी है अपने आप एडजस्ट हो गया होगा, ठीक है। वो 790 जो बच रहा होगा ना करंट ईयर का, जो यहाँ पे 1790 बचा है, दैट मींस ये डिविडेंड माइनस करके ही होगा, मैंने डिविडेंड दे चुका हूँ, इसलिए तो डिविडेंड इग्नोर कर दिया ना कि हमने पे कर दिया, डिक्लेयर दे दिया, तो डिविडेंड का बस मुझे करेक्शन करनी है। अब मुझे बताओ अगर डिविडेंड मैंने दिया होगा 10% तो पक्की बात है मैंने पिछले साल का दिया तो ये होल्डिंग कंपनी को रिसीव हुआ होगा, तो होल्डिंग कंपनी के लिए क्या होगा, प्री, होल्डिंग कंपनी के लिए क्या होगा, प्री, तो प्री होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कह सकता हूँ 37,50,000 का 10% आ गया 3,75,000, 3,75,000 को आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये रहा 3,75,000 की कॉस्ट माइनस करोगे तो ये नेट कॉस्ट आ गई, और फिर कंपेयर करके देखो यहाँ, ठीक है, डन। मतलब डिविडेंड का ट्रीटमेंट यहाँ पर एओपी में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्वेश्चन ने बोला पे कर दिया और मैंने जो प्रॉफिट निकाला वो ओपनिंग का दिया था, तो अपने आप करंट ईयर का जो निकला वो डिविडेंड लेस करके ही निकला होगा, इसको मुझे दोबारा से लेस करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर मैं डिविडेंड देता तो मैं लेस करता, ठीक है, तो मैं क्या करता लेस। अब यहाँ पे उसने बोला कि हाँ मैंने ये ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस का मतलब ये है कि आपका जो बचा हुआ बैलेंस है वो है, ठीक है। खत्म सर, मुझे नहीं लगता अब इनमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस करने लायक हैं, ठीक है। मैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन अब आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये आपको सीधी सीधी बैलेंस शीट बनानी है, 31 मार्च 2001 का दिया और 31 मार्च 2001 की बैलेंस शीट दी है, तो कुछ नहीं करना सर जी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होगी क्योंकि प्री कुछ है ही नहीं, सॉरी पोस्ट कुछ है ही नहीं, सारा प्री है, ठीक है। तो प्री का उठ जाएगा, सीधा का सीधा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाओ, माइनॉरिटी बनाओ और बैलेंस शीट बना दो, ठीक है। इसमें तो मेरे बच्चे कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन है मैं उनकी बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग, बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड और सब्सिडरी एस लिमिटेड, ठीक है। एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है और सब्सिडरी एस लिमिटेड की आपने 31 मार्च 2001 को बनाई है, और अगर आपको लगता है कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनानी है तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली बात रिजर्व एंड सरप्लस,
ठीक है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस दिया है 25,000 और 15,000 कब? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस दिन उन्होंने खरीदा उसी दिन, दैट इज ओपनिंग में ही खरीदा है। कब? 1 अप्रैल 2000 को 80% शेयर। तो मजे की बात है, इसका ये प्री हो गए, बोलो है ना, रिजर्व और पीएल ये सारे बैलेंस क्या हो गए? प्री। और इसके बाद जो भी बैलेंस शीट बचेगा वो सब क्या होगा? पोस्ट। वो क्या होगा? पोस्ट। अगर डिविडेंड क्वेश्चन है लास्ट में दिया होगा कि हमने डिविडेंड पे कर रहा, तो मुझे उसका कोई यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, बस करेक्शन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डिविडेंड ऑलरेडी मैं मान लूंगा कि माइनस हो चुका है, तो मेरे पास जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट बचे वो डिविडेंड लेस करके बचेंगे। ठीक है, 10 मुझे बांटना है, बस मुझे बांटना है। अच्छा, कह रहा मशीनरी की बुक वैल्यू 1 लाख है, फर्नीचर की बुक वैल्यू 20,000 है, और हमने रिवैल्यू कर दी 1.5 लाख। मुझे की बात यह है कि दोनों ही ओपनिंग में दी हुई है और मैंने अभी ओपनिंग में ही इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो इसका मतलब मुझे कोई डेप्रिसिएशन लगाना। 1 लाख की चीज कितनी होगी? 1.5 लाख। दैट मींस 50,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन, बोले तो इसे मैं बोलूंगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और उसके बाद 20,000 की चीज कितनी होगी? 15,000, मैं बोलूंगा 5,000 डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड बोले तो रिवैल्यूएशन लॉस। और अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो इस पे क्रिएट होगा इससे एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करूं तो कह रहा है मशीन पे 10% है, तो 5,000 सीधा सीधा लग जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने 5,000 सीधा सीधा क्यों लगा दिया बेटा? आप 1 लाख पे सीधा सीधा लगाओगे, बताओ 1 लाख पे 10% कितना लगा होगा? 10,000। 15 1.5 लाख का 10% कितना लगेगा? 15,000। तो एक्स्ट्रा लग रहा है कितना? 5,000। ऐसे ही ओरिजिनल डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना लगा होगा? 20,000। तो 20,000 का 15% कितना हो गया? 3,000। जबकि अब कितना लगना है? 15,000 का 15%, तो 2,250। दैट मींस कितना? 750 का सेविंग होने वाली है। 750 की क्या होने वाली है? सेविंग। तो एक तरफ फायदा, एक तरफ नुकसान, एक तरफ नुकसान और एक तरफ फायदा। क्लियर है? आपको पता रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट कहां होगा? प्री में। और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट या सेविंग का डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है वो सब होगा पोस्ट में। और दूसरा ट्रीटमेंट सीधा एसेट में प्लस माइनस। बस इससे ज्यादा मेरी बैलेंस शीट अगर देखोगे तो नोट्स मिलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे नोट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे नोट है। नोट क्या क्या है? कैपिटल दिया है, इक्विटी कैपिटल एच लिमिटेड की कितनी है? 6 लाख, जो एज इट इज बैलेंस शीट में जाने वाली है। इसकी कैपिटल के 1 लाख, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, इसके दो हिस्से हो जाएंगे। 1 लाख का 80% कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और 20% कहां जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, जनरल रिजर्व और पीएनएल इन दोनों का बनेगा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख जाएंगे जाएंगे। क्लियर है? और इन दोनों के दो हिस्से हो जाएंगे। क्या दो हिस्से होंगे सर? इसमें से 75 25 में से आप बोलोगे मेरे पास 25 और 15, अगर मैं एक साथ बोलूं तो 75 और 25 1 लाख हो गया। 75 और 25 कितना हो गया? 1 लाख। देखो ना, होल्ड सब्सिडरी कंपनी का टोटल कितना हो गया? 1 लाख। जिस 1 लाख में से प्री कौन कितना है बेटा? 1 लाख में से प्री है 40, तो इसका मतलब 1 लाख के दो हिस्से हो गए बेटा। पता 40 क्या हो गया? प्री। 40 क्या हो गया? प्री। और 60 क्या हो गया? पोस्ट। 60 क्या हो गया? पोस्ट। बेटा प्री के दो हिस्से, 40 का एक तो 80% बोले तो 32,000 जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एच लिमिटेड का हिस्सा, और 8,000 जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ठीक है, ऐसे ही 60,000 का 80% तो 48,000। ठीक है, 48,000 ये जाएगा आपका कहां पे? कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। और 12,000, 60,000 का 12,000 ये जाएगा माइनॉरिटी में। तो माइनॉरिटी में टोटल कितना हो गया? 20,000। माइनॉरिटी में ये 20,000, और माइनॉरिटी में ये 1 लाख का 20% 20,000, तो 40,000 की माइनॉरिटी आ गई बेटा। माइनॉरिटी कितने की आ गई? 40,000। बाकी बेटा लाइन बाय लाइन आइटम क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। लाइन बाय लाइन आइटम मर्ज हो जाएंगे। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी, बताओ क्या गड़बड़ कर दी? ओ सॉरी सॉरी मेरे बच्चे, आई एम सॉरी। बताओ क्या गड़बड़ कर दी? सर मैंने रिवॉल्यूशन तो डाला ही नहीं, मैंने उठा के सीधा बांट दिया, तो गलत तो आएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रिवॉल्यूशन भी है। तो रिवॉल्यूशन के नाम पे आपको कुछ चीजें यहां प्लस करनी पड़ेगी। बोले तो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट जो आया था 50,000 वो प्लस करना पड़ेगा, और रिवॉल्यूशन लॉस यहां पे माइनस करना पड़ेगा 5,000। ठीक है, तो एक तरफ 50,000 बढ़ा था, एक तरफ 5,000 माइनस हुआ, तो अल्टीमेट 40 प्लस 45 85,000 का प्री हो जाएगा। बोलो है ना? और अगर मैं पोस्ट की बात करूं, अगर मैं पोस्ट एक्विजिशन की बात करूं, तो आपका यहां पे सर जी 5,000 का आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा था, और 750 की सेविंग हुई थी। तो मेरे बच्चे 750 और 5,000 की अगर मैं बात करूं तो 750 का प्लस और ये माइनस, तो आपका 4,200 माइनस हो गया। दैट इज आपका ये आ गया कितना? 55,750। 55,750 ये पोस्ट आ गया। अब डिवाइड करते रहना, और अब जो मैंने बोला था वही बात सेम हो जाएगी। बाकी लाइन टू लाइन आइटम उठा के क्या कर दोगे? मर्ज कर दोगे। इन्वेस्टमेंट आउट हो जाएगी, बस ये वाली इन्वेस्टमेंट आउट हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारी एसेट्स आ जाएंगी, गुडविल कैपिटल से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप वर्किंग नोट देखो, ठीक है, तो कैपिटल में सिर्फ किसकी आ रही है? होल्डिंग कंपनी की कैपिटल आ रही है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस है बोले तो वो तो आएंगे, बोलो है ना? 2 और 1 3। जनरल रिजर्व की बात देखो, जनरल रिजर्व ये रहा, और पीएनएल ये रहा, तो 2 और 3 तो आएंगे। प्लस बस सिर्फ याद रखना है कि जो पोस्ट एक्विजिशन है मेरे बच्चे, किसका? पोस्ट किसका बोले तो जो आपका होल्ड सब्सिडरी कंपनी है उनका। तो सब्सिडरी कंपनी का अभी वर्किंग नोट देख लेंगे, तो उनका जो पोस्ट एक्विजिशन है वो ऐड हो जाएगा दोनों का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी देख लेंगे। ठीक है, इस पे हमने वर्किंग नोट बनाया होगा। बाकी आपकी सारी चीजें देखो, 50,000 प्लस करना है, 5,000 माइनस करना है ना? 50,000 प्लस करना है और यहाँ पे 5,000 माइनस करना है। ठीक है, फर्नीचर में, और इसका 50,000 का 10%
50,000 का 10% अगर आप करोगे तो इन्होंने 15,000 कराए, ऐसा क्यों? स्टार डाला, एक मिनट देखते हैं जरा क्या डाला है स्टार। एज अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन द सॉल्यूशन कंटेन ओनली द एडिशनल एप्रिल। वही तो नालायक, ये 15-10,000 नहीं, ये सिर्फ 50,000 का होना चाहिए, ठीक है। ये 50,000 का, तो ये आएगा 5,000 और ये होएगा 750, ठीक है। ये इन्होंने ऑल्टरनेट, आप ये मान के चला उन्होंने कि पूरा का पूरा उन्होंने 1 लाख उठा लिया। नहीं सर, आप मतलब डेप्रिसिएशन लगा नहीं है, नहीं आप पूरा डेप्रिसिएशन मान के चलोगे कि 10 लग चुका है, बस 5 और लगा दो, ठीक है। तो ये है, तो थोड़ा सा अपने आंसर में यहाँ पर आ जाएगा। ऑफ कोर्स फिर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट प्री एक्विजिशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो दिखाता हूँ मैं, जब आप यहाँ पे निकालोगे तो 75 माइनस 25, ये 50,000 आ गया, और इसमें कितना हो गया, एक तो ये नालायक, हाँ एक्सेस डेप्रिसिएशन जो आ गया 5,000 और 15, कैसे बता कैलकुलेशन, बाप रे बाप, इनकी कैलकुलेशन अगर आप करने लगो तो छोड़ो सर जी, आप प्लीज अपने आप से बनाना, ये मैंने क्लास में सोल्यूशन करा हुआ है, आप आराम से काम करना, ठीक है। होप सो, मुझे लगता है कि सर ऐसे ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस काफी है इनमें, ठीक है। बाकी मैं अभी आरटीपीस वगैरह भी कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा ऐसा मुझे कोई दिक्कत है नहीं, मुझे लगता नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए लिमिटेड होल्ड 80% इक्विटी कैपिटल वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड, और ए लिमिटेड ने सेल किया, याद करो अनरियलाइज प्रॉफिट। ए लिमिटेड ने सेल करी, इन्वेंट्री 180 लाख की कॉस्ट है, ठीक है, टू बी लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 200 लाख, मतलब 180 की चीज 200 बेची, मतलब 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, 20 लाख का क्या है प्रॉफिट। और वो कह रहा है इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। कौन हटाएगा? ऑफ कोर्स ए लिमिटेड हटाएगी अपनी बुक्स में। तो अगर मैं इसकी एंट्री बोलूं या ट्रीटमेंट बोलूं, तो आपको 20 लाख का ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, आप एक तो अपने पास से कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करोगे, और दूसरा जो भी स्टॉक होगा कंसोलिडेटेड स्टॉक बोले तो एस लिमिटेड का स्टॉक, उसमें से 20 लाख क्या कर दोगे माइनस, ठीक है, क्लियर। तो देखो आप यहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे आंसर्स में पूरा कह रहा है सर जी, आप 20 लाख को आप कहां से करोगे, एक तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एलिमिनेट करोगे, रिड्यूसिंग द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो भी आपकी कंसोलिडेटेड आ रही है, ठीक है। और अगर यहीं पर अगर मैं बोलूं क्या कि 75% ए लिमिटेड ने बेचा था, ठीक है, और उसमें इस बार सामान ए लिमिटेड ने, अच्छा फिर से ए लिमिटेड ने परचेज करा, ओके, तो इस बार ए लिमिटेड ने बेचा नहीं, बेचा किसने, बी लिमिटेड ने, 150 का कितना 200, तो मतलब कमाया कितना, सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया कितना 50 लाख। तो बेटा अगर ये सामान पेंडिंग में है तो इस बार सब्सिडरी प्रॉफिट आएगी, तो सब्सिडरी कहां से उठाएगी, एओपी से। तो वो एओपी में बोले तो अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में जितना भी उनका प्रॉफिट है, करंट ईयर के प्रॉफिट में 50 लाख हटा देगी और स्टॉक से माइनस कर देगी। तो अगर इसका आंसर देखना चाहोगे तो वो कहेगी 50 लाख प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट होगा कहां से, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ कोर्स कम करना पड़ेगा, और साथ में ए लिमिटेड जो अपनी ए लिमिटेड शेयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाय 37.5 और माइनॉरिटी का 12.5। तो सीधी सीधी बातें हम तो डायरेक्ट में से माइनस कर देंगे, अपने आप परसेंटेज कम हो जाएगी, ठीक है। तो सर जी ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है इनमें कोई दिक्कत है, बाकी बेटा मैं अभी आरटीपी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, कुछ आरटीपीस कराऊंगा अकाउंट्स के ऊपर। तो जब मैं आरटीपी करूंगा तो उसमें जो भी कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेंगे, अगर अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो उनको प्रॉपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फिर भी अगर लगता है मेरे बच्चे आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो सर जी ये रहा मेरा नंबर, ठीक है, 9643146105, सी अनुज सिंह अपना नाम है। और सर जी आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है तो सर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, सी अनुज सिंह क्लासेस के नाम से, सी अनुज सिंह क्लासेस के नाम से। वहां पर आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और आप वहां पे मेरे से डाउट सेशन वगैरह भी ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अमलगमेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी अमलगमेशन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। थैंक यू सो मच बच्चों।